नमस्कार दोस्तों, प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज ये टॉपिक है वायुमंडल और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। वायुमंडल की हम बात करें तो ये जो टॉपिक है इससे जो प्रश्न बनते हैं तो एक तो आपके गैस और उनकी संरचना को लेकर बनते हैं और उससे पहले ये आता है कि वायुमंडल होता क्या है, इसको लेकर भी आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये पूछा जाता है कि पहले तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, बताओ, वायुमंडल कहते हैं। दूसरी बात ये है कि वायुमंडल का जो निर्माण है वो आपके किन किन गैसों की संरचना से हुआ है। तो पहली जो गैस है वो आपके कौन सी है, नाइट्रोजन, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो गैस है वह है ऑक्सीजन, फिर है ऑर्गन, चौथी कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवी नियॉन, छठी हीलियम, सातवीं ओजोन और आठवीं हाइड्रोजन। तो इन गैसों में आपके सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई गैस वायुमंडल में मिलती है तो वो कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। और नाइट्रोजन गैस जो है ये आपकी 11वीं की बुक की सारणी है कि नाइट्रोजन जो गैस है ये वायुमंडल में 78.8% मिलती है। ये 11वीं की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके ऑक्सीजन जो गैस है वो आपके दूसरे बड़े स्तर पर मिलती है, 20.95% मिलती है। वहीं तीसरी जो गैस है वह है ऑर्गन, 0.93%। और चौथी जो गैस है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% मिलती है। इसके बाद नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है और आपके कौन सी है, हाइड्रोजन। ये गैस जो है ये वायुमंडल में आपके बहुतायत में मिलती हैं, लेकिन सबसे अधिक नाइट्रोजन और उसके बाद आपके ऑक्सीजन और तीसरे बड़े स्तर पर ऑर्गन मिलती है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर कौन सी गैस मिलती है, तो वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर आपके ऑर्गन गैस मिलती है। और वहीं चौथे पर आपकी कौन सी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। अब इन गैसों के संगठन को तो आपने जान लिया है, लेकिन इन गैसों की उपयोगिता को लेकर भी क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें कि आपके नाइट्रोजन गैस है जो कि आपके वायुमंडल में सबसे अधिक भाग पर मिलती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक भाग पर यदि कोई गैस मिलती है तो वो आपकी कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। तो इस नाइट्रोजन को लेकर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस गैस को हम N2 कहते हैं। ये जो गैस है ये वायुमंडल में लगभग 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। 128 से कितनी ऊंचाई तक मिलती है, 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। और ये जो गैस है जब इसकी खोज की गई तब इसे मेफाटिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेफाटिस इसे कहा जाता था। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये गैस 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, इसे आप क्या कहते हैं, मेफाटिस कहते हैं। इस गैस का उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है। इस गैस का उपयोग क्या बनाने में होता है, रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है। ये महत्वपूर्ण बात इससे बनती है। वहीं नाइट्रोजन जो गैस है कि इसका उपयोग जो है आपकी किस में होता है, रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है। दूसरी भी बात आपके ये है कि नाइट्रोजन जो गैस है इससे आपके एक और प्रश्न बनता है कि इस गैस का उपयोग मानव शरीर में एंजाइम बनाने में होता है। कि इसका उपयोग क्या बनाने में होता है, एंजाइम बनाने में होता है। किस गैस का उपयोग होता है, आपके नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। वहीं ये जो नाइट्रोजन जो गैस है ये मानव शरीर में आपके पेप्सिन एंजाइम बनाती है। कौन सा एंजाइम बनाती है, पेप्सिन एंजाइम बनाती है। पूछ लिया जाए कि आपके ऐसी कौन सी गैस है जो मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम बनाती है, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। और ये वायुमंडल में 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ठीक है। तो ये तो हुई चर्चा आपकी किससे हुई, नाइट्रोजन से हुई। अब नाइट्रोजन के बाद में आपके जो वायुमंडल में आपके दूसरे बड़े स्तर पर कोई गैस मिलती है तो वह गैस मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो गैस है
ये श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है। किसके काम में आती है? श्वसन प्रक्रिया के काम में आती है। ये गैस 64 किलोमीटर, अधिकतम 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। अधिकतम 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। सर्वाधिक मात्रा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ठीक है, ये जो गैस है ये श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है, तो इसलिए इसे प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो गैस है एक तो श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है, एक ये 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, दूसरा ये है कि सर्वाधिक मात्रा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और इस गैस को आप प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु। मैंने आपको ऑक्सीजन गैस के संदर्भ में बताया। इसके बाद आपके वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर जो गैस मिलती है वह मिलती है आपके कौन सी? आर्गन मिलती है। ये तीसरे बड़े स्तर पर मिलने वाली क्या है? आपके गैस है। तो इस गैस को लेकर भी आपके क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये आर्गन जो गैस है ये वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर मिलने वाली गैस है। पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर आपके कौन सी गैस मिलती है, तो वायुमंडल में तीसरे बड़े स्तर पर जो आपकी गैस मिलती है वह मिलती है कौन सी? ऑर्गन। और ये 0.93% मिलती है। ये जो गैस है इसका उपयोग बल्ब में होता है। इस गैस का उपयोग ट्यूबलाइट में भी होता है। किस गैस का उपयोग होता है? आपके आर्गन गैस का उपयोग होता है कि ये बल्ब में भरी जाती है और किस में भरी जाती है? ट्यूबलाइट में भी भरी जाती है। इसके अलावा आर्गन के अलावा आपके जो प्रश्न हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से भी बनता है। किस गैस से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में चौथे बड़े स्तर पर मिलने वाली गैस है। अब इस गैस की मात्रा बढ़ने से सबसे अधिक हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। किसकी समस्या उत्पन्न होती है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो है इसे हम कहते हैं भूतापन। इसे हम क्या कहते हैं? भूतापन कहते हैं। कि भूतापन की समस्या बढ़ती जा रही है, कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो वैसे वैसे पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है वह भी निरंतर बढ़ रहा है। वह क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि निरंतर इस गैस की मात्रा बढ़ने से तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और आपको ये बताया है कि मैंने आपको पिछली जो इंडेक्स बताई थी उसमें बताया था कि ये 0.03% तक मिलती है। 0 कितने प्रतिशत तक? 0.3% तक आपके गैस मिलती है, जिस गैस का नाम क्या है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, जिन जिन गैसों को मैंने बताया उनको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है, रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है। रासायनिक उर्वरक बनाने के अलावा ये जो गैस है इसका उपयोग जो है आपके मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम बनाने में होता है, कि ये पेप्सिन एंजाइम बनाने के क्या आती है? काम आती है। और 128 से 132 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी गैस मिलती है? आपके नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, और ऑक्सीजन गैस अधिकतम मात्रा 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और सबसे अधिक मात्रा में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। और इस गैस को हम प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गैस को प्राणवायु कहते हैं, और इसका उपयोग श्वसन प्रक्रिया में होता है। किस प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है? श्वसन प्रक्रिया में इस गैस का उपयोग होता है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। इसके बाद आपकी जो गैस है वह आपके कौन सी गैस है? बताइएगा। जो मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताई, आप सब जानते हैं कि वह गैस है आपके ऑर्गन।
ऑर्गन गैस भारी गैस है और ये केवल क्षोभ मंडल में मिलती है, केवल क्षोभ मंडल में मिलती है क्योंकि ये बहुत भारी है, क्षोभ मंडल में मिलती है। और इस गैस का उपयोग जो है आपके बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। बल्ब और किस में किया जाता है? ट्यूबलाइट में किया जाता है। किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑर्गन गैस का उपयोग करते हैं। दूसरे इसके बाद जो आपके गैस है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और इस गैस की मात्रा बढ़ने से आपके भूतापन की प्रक्रिया में अभिवृद्धि हो रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपकी क्या आता है, प्रश्न आता है, एग्जाम में आता है। आपने देखा होगा इनकी मात्रा को लेकर, इनके आपके प्रभाव को लेकर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेड सेकंड में, रीट में बहुत सारे आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। और ख़ासतौर पे आप ध्यान में रखना कि रीट जैसी एग्जाम में तो इनके प्रतिशत को लेकर भी आपके क्या आता है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपकी एक और गैस है वायुमंडल की जो बड़ी महत्वपूर्ण गैस है, जिसे आप कहते हैं ओजोन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? ओजोन। ये जो ओजोन जो गैस है जो आपके वायुमंडल में मिलती है, ये एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वायुमंडल में 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? आपके ओजोन गैस मिलती है कि ये 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। दूसरी बात ये है कि ये 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ये जो गैस है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अब क्यों कहते हैं सुरक्षा कवच? तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये सूर्य से आने वाली जितनी भी आपके परावैंगनी जो किरणें हैं जो आपके धरातल पर आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं या परावैंगनी जो किरणें हैं, उन्हें धरातल पर आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। किरणों को धरातल पर आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यह गैस वायुमंडल में समताप मंडल में मिलती है। वायुमंडल में समताप मंडल में मिलती है। और कौन सी गैस मिलती है बताइएगा? ओजोन। और ये परावैंगनी किरणों को धरातल पर आने से क्या करते हैं मित्रों? रोकती है। ठीक है, और समताप मंडल में मिलती है। ये महत्वपूर्ण बात है। इन गैसों से आपके क्या की जाती है? पूछी जाती है। दूसरा ये है कि आपके जो प्रमुख जो गैस हैं वो मैंने बताई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा आपके ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। लेकिन वायुमंडल में एक और गैस मिलती है जिसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम गैस है। अब ये जो हीलियम गैस है इसको लेकर भी प्रश्न आता है। इसकी मात्रा को लेकर तो नहीं आता, लेकिन हीलियम को लेकर जो प्रश्न आता है कि ये हल्की गैस है, हल्की गैस है। और ये जो गैस है ये गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है बताइएगा? हीलियम गैस। दूसरी बात ये है कि ये जो हीलियम गैस है ये गैस गुब्बारों में भी भरी जाती है। किस में भरी जाती है? गुब्बारों में भरी जाती है। तो देखो ये एक हल्की गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ये गैस जो है गुब्बारों में भरी जाती है। और हीलियम गैस आप जानते हैं कि राजस्थान में भी आपके स्थान है घोटारू, और ये जैसलमेर में है। घोटारू कहाँ पर है? जैसलमेर में। रीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जैसलमेर में जो घोटारू नामक स्थान है वहाँ भी हीलियम गैस का उत्पादन होता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में इसके भंडार मिले हैं। और ये वायुमंडल में मिलने वाली मित्रों बड़ी महत्वपूर्ण गैस है और इसका उपयोग वायुयान के टायरों में होता है, आपके गुब्बारों में होता है, उनमें ये भरी जाती है। और बताइएगा कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो ये मैंने आपके जो इम्पोर्टेंट गैस है वायुमंडल में जो संगठन है और इनका जो उपयोग है, कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी कंपटीशन जो एग्ज़ाम है वहाँ इनको पूछा जाता है, तो उनके संदर्भ में मैंने आपको बताया है। ठीक है, दूसरी बात ये है
कि यहाँ तक आपने चर्चा की, लेकिन हमारे सामने ये भी आता है कि भाई इसके अलावा भी और क्या पूछा जाता है। तो वायुमंडलीय परतों के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में आपकी परतें हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे निचले भाग पर आपके जो परत है वह है आपके कौन सी परत है, क्षोभ मंडल है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इस परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी जो आपकी परत है वह है आपके समताप मंडल। तीसरी जो परत है वह आपकी कौन सी है, मध्य मंडल है। चौथी जो परत है वह कौन सी है, बाह्य मंडल है। ये आपके वायुमंडल की परतें हैं, लेकिन इनके अंग्रेजी जो नाम है वो पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल को आप क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। वहीं समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। मध्य मंडल को क्या कहते हैं, मेसोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल को क्या कहते हैं, आयनोस्फियर कहते हैं। और बाह्य मंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर कहते हैं। वी स्पीक एक्सोस्फियर। तो वी डिवाइड द एटमॉस्फेयर लेयर इन 5 पार्ट। आवर साइंटिस्ट टू बी डिवाइड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन 5 पार्ट के 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो इनके नाम में एक बार लिख देता हूँ कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। आप मेरे साथ लिखते भी चलना, आपको पढ़ना तो है ही है और ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए मेरे साथ। जैसे आप लिखोगे 2-2, 3-3 बार तो आपको हाथ के क्या होंगे, साथ के साथ क्या होंगे, याद होंगे। तो ट्रोपोस्फियर किसे कहते हैं बताइएगा, क्षोभ मंडल को कहते हैं। वहीं जो समताप मंडल है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। किसे कहा जाता है बताइएगा, समताप मंडल को। वहीं मध्य मंडल को हम कहते हैं मेसोस्फियर, मेसोस्फियर कहते हैं। वहीं आयन मंडल को हम कहते हैं आयनोस्फियर। क्या कहते हैं, आयनोस्फियर कहते हैं। और बहिर्मंडल को हम कहते हैं एक्सोस्फियर। ये 5वीं परत है जिसे हमने क्या कहा, एक्सोस्फियर कहा है। तो इस तरह से वायुमंडलीय परतों को हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे अधिक ऊंचाई वाली परत कौन सी है, एक्सोस्फियर है। जो वायुमंडल में सबसे ऊपर है वो एक्सोस्फियर है, जो वायुमंडल में सबसे नीचे है वो आपके कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। तो बताइएगा वायुमंडलीय परतों को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि वायुमंडल का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान बना है एनेक्सीमेंडर। किसने सर्वप्रथम अध्ययन किया, एनेक्सीमेंडर ने किया। ये आपके ग्रेड 1 जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाए कि वायुमंडल का सर्वप्रथम अध्ययन किस विद्वान ने किया। तो वायुमंडल का सर्वप्रथम अध्ययन आपके किस विद्वान ने किया, एनेक्सीमेंडर ने किया। किसने किया, एनेक्सीमेंडर ने किया। और वायुमंडलीय जो परतें हैं उनको आपने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, जिसे आप अंतरिक्ष कहते हैं। और अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है मित्रों, काला होता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है, एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल है। तो ये चीज़ें मैंने बताई। और वायुमंडल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, एनेक्सीमेंडर। तो देखिएगा मैंने इस वीडियो में आपको जो बात बताई है, एक तो वायुमंडल की परिभाषा कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद मैंने वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत बताया। तो सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है, नाइट्रोजन। दूसरे बड़े स्तर पर कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन। तीसरे बड़े स्तर पर कौन सी मिलती है, ऑर्गन। और सबसे भारी जो गैस है वो कौन सी है, ऑर्गन। वहीं वायुमंडल की सबसे हल्की जो गैस है वो आपके कौन सी है, हीलियम है। और हीलियम का उपयोग आपके वायुयान के टायरों में होता है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हीलियम गैस जो है वो आपके गुब्बारों में भी भरी जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वहीं वायुमंडलीय परतें मैंने आपको बता दी। और वायुमंडलीय परतों का सामान्य वर्गीकरण का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वो स्टालर नामक विद्वान को जाता है। पूछ ले कि वायुमंडलीय परतों का सामान्य वर्गीकरण किसने किया, तो स्टालर ने किया। किस विद्वान ने किया बताइएगा, स्टालर नामक विद्वान ने किया।
अब समताप मंडल का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? टी जेरेंस डी बोर्ट ने किया। किसने किया बताइएगा? टी जेरेंस डी बोर्ट। पूछ ले कि समताप मंडल का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो टी जेरेंस डी बोर्ट ने किया। और इन परतों का अध्ययन, वायुमंडल के अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? एनेक्सीमेंडर को। और सामान्य वर्गीकरण जो आपके हिंदी में आप नाम देख रहे हैं, ये नाम किसने दिए? स्टालर नामक विद्वान ने दिए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और वायुमंडलीय परतों को हमने कितने भागों में बांटा है? आपके 5। आपको ये बता रहा था कि ये जो वायुमंडलीय परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, इनके संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली परत है। तो इस क्षोभ मंडल का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो आपके जिस विद्वान ने किया उसका नाम है मोलेसनॉफ। किसने किया? मोलेसनॉफ ने किया। एक तो ये ध्यान में रखना। और ये रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। दूसरी बात ये है, इसके बाद जो आपकी दूसरी परत है वह है आपके समताप मंडल। मैंने अभी भी बताया था आपको। तो समताप जो मंडल है, इस मंडल का सर्वप्रथम अध्ययन किसी ने किया? तो वो किया फ्रांस के विद्वान टी जेरेंस डी बोर्ट ने। कि इसका अध्ययन का जो श्रेय है वो आपके किसको जाता है? टी जेरेंस डी बोर्ट को जाता है। वहीं आपके मध्य मंडल के संदर्भ में ऐसा कुछ उल्लेखित नहीं है, लेकिन आयन जो मंडल है, कौन सा मंडल है? आयन। आप जानते हैं कि आयन जो मंडल है इसे 3 परतों में बांटा है मुख्यतः। कितनी परतों में बांटा है? 3 में। एक तो है ई परत, एक है एफ परत और एक है डी परत के डी ई एफ। अब जो डी जो परत है, इस परत का अध्ययन का श्रेय जाता है एप्लीटन को जाता है। किसे जाता है? आपके एप्लीटन नामक विद्वान को जाता है। कि डी जो परत है आयन मंडल की, इस परत के अध्ययन का श्रेय, डी जो परत है इसके अध्ययन का श्रेय एप्लीटन को जाता है। एप्लीटन को जाता है। और ई परत के अध्ययन का श्रेय हेनली कैविसाइड को जाता है। तो इन दोनों परतों को लेकर पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपके 4 जो वैज्ञानिक हैं इनको लेकर प्रश्न आता है। और ये खासतौर पर ग्रेड 2 जैसे एग्जाम में आता है। कहाँ पर आता है? ग्रेड 2 जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी परत का अध्ययन कौन करता है? एप्लीटन। ई परत का अध्ययन कौन करता है? हेनली कैविसाइड। और क्षोभ मंडल के अध्ययन का श्रेय जो आपके जाता है वो आपके, मैंने बताया था अभी, मोलेसनॉफ को जाता है। किसको जाता है? मोलेसनॉफ को जाता है। क्षोभ मंडल के अध्ययन का श्रेय जाता है। वहीं समताप मंडल के अध्ययन का श्रेय टी जेरेंस डी बोर्ट को जाता है। किसको जाता है? टी जेरेंस डी बोर्ट को जाता है। तो ये मैंने परतों के संदर्भ में आपको बताया। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो आपके वायुमंडल पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि वायुमंडलीय परतें तो हैं, लेकिन ये कितनी ऊंचाई तक मिलती हैं। तो इन पर हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि वायुमंडल में आपके एक परत है जिसका नाम है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है। ये पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अब यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न ये बनते हैं कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ये क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। दूसरा ये है कि ध्रुवों पर जो है आपके क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 6 से 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर कितने किलोमीटर होती है? 6 से 8 किलोमीटर इनकी क्या होती है? औसत ऊंचाई होती है। वहीं विषुवत रेखा पर आपके जो है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर होती है? 16 से 18 किलोमीटर होती है। दूसरी बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो क्षोभ मंडल है जिसकी औसत ऊंचाई तो 13 किलोमीटर है, ध्रुवों पर ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर है,
विषुवत रेखा पर ऊंचाई कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर है। इस मंडल में आपके अधिकांशतः क्या मिलती हैं? गैस मिलती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस मंडल में धूल कण मिलते हैं, इस मंडल में जलवाष्प भी मिलती है मित्रों। क्या मिलती है? जलवाष्प मिलती है। अधिकांश गैस मिलती है, जलवाष्प मिलती है, धूल कण मिलते हैं। इसी मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, इसी मंडल में बादलों का निर्माण होता है। वर्षा, तूफान, चक्रवात जैसी स्थितियां इस मंडल में आपके आती हैं। और वो मंडल कौन सा है? आपके क्षोभ मंडल। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि क्षोभ मंडल का सर्वप्रथम अध्ययन रूस के विद्वान मोलेसनोफ ने किया। किसने किया बताइएगा? मोलेसनोफ ने किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बताइएगा, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर। इस मंडल में अधिकांश गैस, जलवाष्प, धूलकण ये सब इसमें मिलते हैं। मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बादल, वर्षा, तूफान ये सब इसी में देखने को मिलते हैं। दूसरा ये है कि आपके जो मंडल है वह है आपके समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर होता है। तो समताप जो मंडल है ये आपके क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्षोभ मंडल के संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो प्रश्न है, इसके अलावा आपके क्षोभ मंडल में जो आपके प्रश्न आता है वो इसकी परतों को लेकर आता है कि इसकी कितनी ऊंचाई है। देखिएगा आप, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल को आप देख रहे हैं और मैंने इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी बताई है? 6 से 8 किलोमीटर। कि यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो तो है आपके क्या है? कम है। ठीक है, ध्रुवों पर तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर। जबकि विषुवत रेखा पर इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपके कितनी है? 16 से 18 किलोमीटर है। अब इधर ऊंचाई अधिक और इधर ऊंचाई कम, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर आपके 6 से 8 किलोमीटर है और इधर आपके 16 से क्या है? 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं बताइएगा? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ऐसा क्या होगा कि इससे आपके तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होगी और गर्म होकर क्या होगी? हल्की होगी, तो अधिक ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, जब अधिक ऊंचाई तक जाएगी तो इधर ऊंचाई क्या होगी? अधिक। जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो मौसम ठंडा होगा, बर्फ पड़ेगी। तो उधर जब जैसी बर्फ पड़ेगी तो वायु आपकी ठंडी होगी। ठंडी वायु कैसी होती है? भारी होती है। इसलिए ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर क्या होती है? अधिक होती है। और इसी मंडल में आप देख रहे हैं, देखो ये डायग्राम में देख रहे हैं कि बादलों का निर्माण होता है। इसी मंडल में आपके वर्षा, तूफान, चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। किस मंडल में देखने को मिलते हैं? क्षोभ मंडल में। इसलिए इसे अधोमंडल और अस्थिर मंडल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको इस मंडल में बताई हैं। अब हम चलते हैं समताप मंडल पर। किस मंडल पे चलते हैं? समताप मंडल पे चलते हैं। तो समताप मंडल की हम बात करें तो ये देखिएगा समताप मंडल। इस समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह आपकी कितनी है? 13 से 50 किलोमीटर है। देखो इधर लिखा हुआ है कि समताप मंडल की औसत ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर है। अब क्षोभ मंडल में तो घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन देखिएगा समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल एकदम शांत मंडल है। ठीक है, इट्स वेरी पीस। ठीक है ना, कि ये जो मंडल है वो एकदम कैसा है? शांत है। दूसरा ये है कि इस मंडल में ओजोन गैस की अवस्थिति होती है। जब मैंने ओजोन गैस के बारे में आपको वायुमंडल पार्ट 1 में बताया था और मैंने ये कहा था कि ये जो ओजोन गैस है ये आपके 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में मिलती है। तो इसमें भी ओजोन गैस की क्या होती है? अवस्थिति होती है, समताप मंडल में होती है, ये मैंने बताया था। और ये सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। कौन सी गैस कर लेती है? ओजोन गैस। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ओजोन गैस जो है इसे हम आपके पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किस गैस को कहते हैं? आपके ओजोन गैस को कहते हैं।
क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब देखिएगा, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको जो है ओजोन जो समताप मंडल है उसके संदर्भ में बता देता हूँ। ये देखिएगा, इधर आपके समताप मंडल है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं आसानी से। ये जो समताप मंडल है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो देखिएगा 50 किलोमीटर है, चाहे वो ध्रुव हैं, चाहे वो आपके ध्रुव हैं, चाहे वो विषुवत रेखा है। दूसरी बात यह है कि इस मंडल में ताप समान होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि समताप मंडल में जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। जबकि क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में क्या घटता है? तापमान घटता है। आप ये भी जानते हैं कि इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। कितना कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस मंडल में क्या होता है? कम होता है। किस मंडल में? आपके समताप मंडल में कम होता है। और इस मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है। किसको नुकसान पहुंच रहा है? ओजोन लेयर को। आपके जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, उससे ओजोन लेयर को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। बताइएगा किस मंडल में पहुंचता है? समताप मंडल में पहुंचता है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं कि आपके तीसरी परत कौन सी है, तो तीसरी परत को लेकर भी प्रश्न आता है कि तीसरी जो परत है वह आपके कौन सा है? मध्य मंडल है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके मध्य मंडल दिया हुआ है। इस मध्य मंडल की औसत ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर, ये औसत ऊंचाई है। दूसरी बात ये है कि इस मंडल में बड़े बड़े उल्का पिंड आकर क्या हो जाते हैं? नष्ट। ये क्वेश्चन आपको आए कि किस मंडल में बड़े उल्का पिंड या उल्का पिंड अधिकाधिक नष्ट होते हैं, तो मध्य मंडल में होते हैं। कि मध्य मंडल में उल्का पिंड अधिक नष्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्या नष्ट होते हैं? उल्का पिंड। यदि और कोई ज़्यादा बड़ा आ गया तो वह आपके समताप मंडल में आकर क्या होता है? नष्ट होता है। तो वायुमंडल की जो तीसरी परत है वो आपके कौन सी है? मध्य मंडल है। इसके अलावा मध्य मंडल के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि मध्य मंडल में जैसे ही आप ऊंचाई पर जाओगे तो यहाँ पर मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तापमान क्या होता है? घटता है। ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो देखो, क्षोभ मंडल में तापमान घटा, समताप मंडल में तापमान बढ़ा और मध्य मंडल में फिर तापमान क्या हो गया? घट गया। तापमान क्या हो गया? घट गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। इसके बाद हम चलते हैं तो फिर मध्य मंडल में आपके गैस के बादल भी मिलते हैं और समताप मंडल में भी गैस के बादल मिलते हैं, लेकिन मध्य मंडल के ऊपरी भाग में गैस के बादल नहीं मिलते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके इसमें दिए गए हैं। दूसरा ये है कि इसके जो ऊपर आपके एक और परत है वह आपके आयन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयन मंडल है। और आयन मंडल की औसत ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है और ये संचार की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे रेडियो तरंगें जो क्षोभ मंडल से भेजी जाती हैं वो आपके D, E और F परत से टकराकर वापस कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए यहाँ पर रेडियो संचार तरंगों का परावर्तन भी होता है और इसी से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलती हैं, आपके टीवी चलता है, इसके अलावा चैनल चलते हैं, आपके सेल फोन चलते हैं और ये वो तरंगें आती हैं, लौट कर आती हैं, तभी तो उनका क्या करती हैं? संचालन करती हैं। दूसरा ये है कि ये तो हुआ आपके कौन सा मंडल हुआ? आयन मंडल हुआ। अब जैसे आयन मंडल के संदर्भ में हम चर्चा करें कि ये जो आयन मंडल है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके आयन मंडल ये दिया हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 80 से 640 किलोमीटर और यहाँ से रेडियो तरंगे परिवर्तित होकर आपके किस मंडल में आती हैं? क्षोभ मंडल में आती हैं और इसीलिए आपके सेल फोन का संचालन होता है। किसका संचालन होता है? सेल फोन का संचालन होता है। इसके बाद आपके देखिएगा
कि यहीं पर आपके इस मंडल के ऊपरी भाग में एक मंडल स्थित है जिसे आप क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। और बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर होता है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत है। और इस मंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है, कि इस मंडल में हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। इस मंडल को अंतरिक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि आपके किस मंडल को अंतरिक्ष कहते हैं, तो बहिर्मंडल को कहते हैं। और इसका रंग आपके काला होता है। कैसा रंग होता है? काला। और इसी मंडल में, जैसा आप देखेंगे डायग्राम में, कि इसी मंडल में आपके जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बाह्य मंडल, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। इसी मंडल में बड़े उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में बड़े उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो वायुमंडल में बड़े उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? बाह्यमंडल में किए जाते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई है वो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, कहीं आपको जिससे दिक्कत ना आए। कि देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे निचली परत आपके कौन सी है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। इस मंडल में ऊंचाई पर जाने पर बताइएगा तापमान बढ़ता है कि घटता है, तो तापमान घटता है। यहाँ आप ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा। किसमें? समताप में। और जैसे ही आप मध्यमंडल जाएंगे तो तापमान घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। और बाह्य मंडल में भी तापमान बढ़ता है, कि तापमान यहाँ पर क्या होता है? बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इनको लेकर आपके क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वायुमंडल से बनते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि वायुमंडल से पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वायुमंडल का सामान्य अध्ययन किसने किया, तो स्टालर नामक विद्वान ने किया। एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरी बात ये है कि वायुमंडल में आपके जो प्रश्न है वह यह भी बनता है कि स्टालर नामक विद्वान ने किया। तो दूसरा प्रश्न जो आपके ये बनता है कि सर्वप्रथम या क्षोभ मंडल का अध्ययन किस विद्वान ने किया, तो क्षोभ मंडल का अध्ययन आपके रूस के मोलेसनोफ ने किया। किसने किया? मोलेसनोफ ने किया। वहीं आपके क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल में किन गतिविधियों का संचालन होता है, या वायुयान किस मंडल में चलते हैं, तो वायुयान आपके समताप मंडल में चलते हैं। और समताप मंडल का अध्ययन किस विद्वान ने किया? टी जरेंस डी बोट ने किया। डी बोट ने किया। एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ये भी बनता है, जो आपके इस टॉपिक में बनता है, वो ये बनता है कि किस मंडल में बादल नहीं मिलते हैं। तो देखिएगा, क्षोभ मंडल में वर्षा वाले बादल मिलते हैं, समताप मंडल में बादल मिलते हैं, मध्य मंडल में बादल मिलते हैं, मध्य मंडल में बादल मिलते हैं, लेकिन आयन मंडल और बहिर्मंडल में बादल नहीं मिलते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल में बादल नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? कि बादल नहीं मिलते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कि क्षोभ मंडल का अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? मोलेसनोफ को। समताप मंडल में वायुयान गतिविधियों का संचालन होता है, इसका अध्ययन किस विद्वान ने किया? टी जरेंस डी बोट ने किया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में आपके गैस के बादल मिलते हैं, लेकिन आयन मंडल और बहिर्मंडल में नहीं मिलते हैं।
दूसरा ये है कि बहिर्मंडल को हम अंतरिक्ष कहते हैं, यहाँ बड़े उपग्रह स्थापित किए जाते हैं और आयन मंडल से रेडियो तरंगों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वायुमंडल के संदर्भ में दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों पार्ट से, वायुमंडल पार्ट 1 और वायुमंडल पार्ट 2 से आपको अधिकाधिक प्रश्न मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। और प्रयास संस्था जो है वो फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।